कल्पना करिए एक ऐसी व्यवस्था की जिसमें 1 अरब से अधिक लोगों के बायोमेट्रिक डेटा, आपकी उंगलियों के निशान यानी कि फिंगरप्रिंट स्कैन और आंखों की पुतलियों के भी स्कैन यानी कि आइरिस स्कैन और आपका मोबाइल ओटीपी ट्रेल, सब कुछ संग्रहित है। यही सिस्टम आपके लिए खोलता है सब्सिडी, नए सिम कार्ड, बैंक अकाउंट और यहां तक कि टैक्स आईडी भी। क्या ये व्यवस्था आपकी पहचान की सुरक्षा की ढाल है या फिर लगातार निगरानी यानी कि सर्विलेंस की खिड़की है? दोस्तों, आज आपका स्वागत है भारत की आधार दुविधा में। आज हम बहुत सरल भाषा में समझेंगे पूरा कानूनी ढांचा, कैसे गोपनीयता यानी कि प्रिवेसी को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना गया है। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने आधार पर क्या कहा और आधार एक्ट 2016 कैसे काम करता है। 2019 के संशोधन से आधार एक्ट 2016 के जो कानून है उसमें क्या बदला और अब जो नया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन 2023 का आया है वो आपके डेटा पर कैसे लागू होता है। सहमति, उद्देश्य की सीमा, डेटा ट्रांसफर और दंड। वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि क्या वैध है और क्या अवैध है, और क्या आधार भारत के अंदर अनिवार्य है, क्या यह स्वैच्छिक है, और असली जोखिम और सुरक्षा उपाय क्या है और कहां है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को सबसे पहले लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अब स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं आधार है क्या, आधार के बारे में समझते हैं। आधार, जैसा कि आप जानते हैं कि 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान, यूनिक आइडेंटिटी नंबर है जिसे यूआईडीएआई जारी करता है। इसमें आपकी जनसांख्यिकी जानकारी यानी कि डेमोग्राफिक्स के बारे में जानकारी होती है और आपकी बायोमेट्रिक जानकारी, ये दोनों जानकारियां, जनसांख्यिकी और आपकी बायोमेट्रिक जानकारी दोनों जुड़ी होती हैं। आधार से 2 तरीके के सत्यापन हो सकते हैं। एक होता है पहला ऑथेंटिकेशन, प्रमाणीकरण, ऑनलाइन बायोमेट्रिक्स या फिर ओटीपी के जरिए, जहां पर सिस्टम यस और नो में जवाब देता है। और दूसरा है ऑफलाइन वेरिफिकेशन, जिसे सिक्योर क्यूआर कोड या फिर आधार एक्सएमएल या फिर मास्क्ड आधार से, ताकि ज्यादा डेटा साझा ना हो। इसका कानून क्या है? इसका कानून है आधार एक्ट 2016 और इसमें सबसे अहम है धारा 7, जो कहता है कि अगर किसी लाभ, सब्सिडी और सेवा का पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो फंड है संविधान के अंदर, वहां से आता है तो सरकार आधार प्रमाणीकरण ऑथेंटिकेशन मांग सकती है। कि मतलब कहने का है सेक्शन 7 धारा 7 आधार एक्ट 2016 की ये कहती है कि अगर आपको कोई लाभ मिलना है, सब्सिडी मिलनी है, सेवा मिलनी है, तो और उसका पैसा अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आ रहा है तो आपको आधार सत्यापित करवाना पड़ेगा। अपना प्रमाणीकरण सरकार मांग सकती है आपसे, लेकिन साथ ही वैकल्पिक पहचान विकल्प भी देना होगा, यह भी कहा गया है। यही है आधार का असली मकसद। अब बात करते हैं निजता कैसे मौलिक अधिकार बनी, उसके ऊपर समझते हैं। प्राइवेसी जब मौलिक अधिकार बनी, 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने, उसकी 9 जजों की पीठ ने के.एस. पुट्टा स्वामी केस के अंदर कहा कि गोपनीयता अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। कोर्ट ने एक टेस्ट तय किया कि राज्य कब प्राइवेसी को सीमित कर सकता है, गोपनीयता को, निजता को सीमित कर सकता है। वो टेस्ट क्या है? पहला तो सबसे पहले उस चीज का कानूनी आधार होना चाहिए। इसके लिए कानून बना होना चाहिए जहां पर सरकार आपसे आपकी निजी जानकारी मांग सकती है। दूसरा, उसका लेजिटिमेट एम होना चाहिए, यानी कि वैध उद्देश्य होना चाहिए। कोई स्पष्ट और सार्वजनिक पर्पस होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। और तीसरा, अनुपातिकता और आवश्यकता के हिसाब से होना चाहिए। उपाय सबसे कम दखल देने वाला होना चाहिए। और चौथा, प्रक्रियात्मक सुरक्षा यानी कि प्रोसीजरल सेफगार्ड भी उसके अंदर होने चाहिए। स्वतंत्र निगरानी और उपाय मौजूद हों। यही टेस्ट बाद में आधार केस 2018 में भी लागू हुआ।
अब बात करते हैं 2018 का सुप्रीम कोर्ट के आधार निर्णय के बारे में। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की पीठ ने आधार केस का ऐतिहासिक फैसला दिया। सरल शब्दों में कोर्ट ने कहा कि जो आधार है वो वैध है, लेकिन सीमाओं के साथ। आधार वैध है, आधार कार्ड वैध है, लेकिन सीमाओं के साथ। और इस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के क्या मुख्य निष्कर्ष थे उसको समझिएगा। जो धारा 7 है आधार एक्ट 2016 की, उसको वैध करार दिया गया, जो आपको सब्सिडी वगैरह के बेनिफिट के बारे में बताता है। और धारा 7 कहती है कि सरकार आधार को सब्सिडी और लाभ के लिए जरूरी कर सकती है, लेकिन जिनके पास आधार नहीं है उन्हें वैकल्पिक साधन देना होगा। मतलब समझ रहे हैं आप, धारा 7 ये कह रही है कि जिनके पास आधार है उनसे तो जबरदस्ती आधार उनको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कोई भी सब्सिडी का बेनिफिट चाहिए, लाभ चाहिए सरकार से, और जिनके पास नहीं है, उनको, जिनका आधार कार्ड है ही नहीं, उनके लिए सरकार को कोई वैकल्पिक साधन देना पड़ेगा। मतलब समझने की बात यह है कि धारा 7 कहीं ना कहीं ये कह रही है कि अगर किसी को सब्सिडी और लाभ मिलना होगा तो उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। अगर आधार है तो सरकार उससे आधार मांगेगी, और अगर आधार नहीं है तो वैकल्पिक साधन देना होगा। मगर जिनके पास आधार है उनको आधार देना पड़ सकता है, ये धारा 7 कहती है। अब धारा 57 की बात करते हैं, जो प्राइवेट यूज की बात करता है, जो अवैध, जिसके अंदर प्राइवेट यूज, निजी, अगर कोई निजी कंपनी, निजी संस्था आपका आधार कार्ड यूज कर रही है तो उसको अवैध घोषित किया गया है धारा 57 के तहत। निजी उपयोग को रद्द किया गया है धारा 57 के तहत। कोई प्राइवेट कंपनी जैसे कि बैंक या फिर टेलीकॉम जबरन अब आपसे आधार नहीं मांग सकती है इस आधार फैसले के बाद और 2016 के आधार एक्ट के बाद। कोई भी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है, बैंक या फिर टेलीकॉम, जबरन आपसे आधार नहीं मांग सकती। तीसरा, डेटा रिटेंशन का पॉइंट, कि कितने दिन तक डेटा प्रतिधारण संभाल कर रखा जाएगा। प्रमाणीकरण रिकॉर्ड्स को 6 महीने से ज्यादा नहीं रखा जा सकता, ये 2018 के फैसले में आया। और उसके साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा में डेटा शेयरिंग होगी। पुराने प्रावधान थे वो अवैध हो जाएंगे, अब इसके लिए कड़े निगरानी तंत्र चाहिए, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। और पैन और आधार लिंकिंग, पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंकिंग के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 के इस फैसले के अंदर कहा कि पैन कार्ड और आधार कार्ड का लिंकिंग करना, उनको जोड़ना अब वैध है। आयकर कानून की धारा 139(a) के तहत आधार और पैन कार्ड को जोड़ना वैध है, आयकर कानून की धारा 139(a) के तहत। यानी कोर्ट ने साफ कहा कि लक्षित पहचान ठीक है, लेकिन खुला निगरानी सिस्टम या प्राइवेट जबरदस्ती ठीक नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आपको ये सेशन अच्छा पसंद आ रहा है तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और एक नया फीचर है हाइप करने का, उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं संशोधन की, जो 2019 के अंदर आधार एक्ट के अंदर जो संशोधन आया है उसके बारे में बात करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में स्वैच्छिक आधार, 2019 में संसद ने आधार अमेंडमेंट एक्ट पास किया, और इसमें क्या बदलाव आया? आधार अमेंडमेंट एक्ट, जो संशोधन, आधार संशोधन अधिनियम 2019 पास किया, उसमें क्या बदलाव आया? बदलाव ये आया कि प्राइवेट सेक्टर अब आधार को जबरन नहीं मांग सकता। प्राइवेट सेक्टर अब आधार को जबरन नहीं मांग सकता। दूसरा, लेकिन आपकी सहमति से बैंक और टेलीकॉम आधार को मांग सकते हैं, लेकिन बैंक और टेलीकॉम आधार को की बजाय कोई वैकल्पिक केवाईसी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ रहे हो कि अगर आपकी सहमति ली जा रही है तब तो आधार का डाटा प्राइवेट कंपनी भी ले सकती है। अगर आप अपनी सहमति नहीं देना चाह रहे तो कंपनी को बोल सकते हैं, प्राइवेट कंपनी को, हमें कोई दूसरा वैकल्पिक केवाईसी का माध्यम दीजिए। हाँ, ये सिर्फ निजी कंपनियों पर लागू है, आप ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप आधार नहीं देना चाहते तो अन्य कोई पहचान पत्र से केवाईसी आपको करवाने का हक है। ये भी इस 2019 के संशोधन अधिनियम में कहा गया है। अगर आप आधार नहीं देना चाहते तो आपको कोई और दूसरा अन्य पहचान पत्र से केवाईसी कराने का हक है। यानी अब आधार स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन सरकार सब्सिडी वेलफेयर में इसे मांग सकती है आपसे।
अब बात करते हैं क्या आधार अभी भी अनिवार्य है, इस मुद्दे पर बात करते हैं। 3 अहम बिंदु आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला, सरकारी लाभ और सब्सिडी चाहिए, सेक्शन 7 ये कहता है कि यहां आपसे आधार मांगा जा सकता है। और दूसरा, पैन और आधार लिंकिंग टैक्स पहचान के लिए अनिवार्य है। और तीसरा, बैंक और टेलीकॉम जैसे प्राइवेट सेक्टर जो हैं वो आपसे जबरन आधार नहीं मांग सकते, केवल स्वैच्छिक और सहमति से इस्तेमाल होगा और वैकल्पिक केवाईसी का ऑप्शन आपको हमेशा उपलब्ध रहेगा। अब बात करते हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 की, डीपीडीपी अधिनियम 2023, जो डेटा सुरक्षा कानून है भारत का नया। इसके मुख्य प्रावधानों की बात करें तो ये कहता है कंसेंट और सहमति और सूचना की को जरूरी करता है। डेटा लेने से पहले स्पष्ट सूचना देनी पड़ेगी और स्वैच्छिक सहमति भी लेनी पड़ेगी, ऐसा नया डेटा कानून कहता है, डेटा प्रोटेक्शन कानून कहता है। लेजिटिमेट यूज के लिए होना चाहिए अगर आप किसी का डेटा ले रहे थे। कुछ मामलों में बिना सहमति भी डेटा प्रोसेसिंग जैसे कार्य, कोर्ट का आदेश और मेडिकल इमरजेंसी के लिए यूज हो सकती है। और बच्चों के डेटा की अगर हम बात करें तो बच्चों के डेटा पर कड़े नियम लागू हैं। ब्रीच ऑफ नोटिफिकेशन, अगर कोई इस चीज को तोड़ता है, डेटा लीक होने पर जिस कंपनी से का डेटा लीक हुआ है उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हाँ भाई हमारी तरफ से आपका डेटा लीक हो गया है, किसी ने गलती से हमारे सिस्टम के अंदर सेंधमारी करके आपका डेटा चुरा लिया है। और क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर, अगर कोई डेटा देश के बाहर साझा किया जा रहा है तो उसके बारे में नया जो ये डेटा प्रोटेक्शन कानून है ये कह रहा है कि डेटा किसी भी देश को भेजा जा सकता है, बस जिन्हें सरकार ने प्रतिबंधित किया है वहां नहीं भेजा जा सकता। मतलब आपका जो आधार डेटा है और जो डिजिटल पर्सनल डेटा है, डिजिटल पर्सनल डेटा कानून तो सभी तरीके के पर्सनल डेटा पर लागू होता है, वो ये कहता है कि आपका डेटा विदेशों में भेजा जा सकता है, लेकिन जहां पर सरकार ने प्रतिबंधित किया है वहां नहीं भेजा जा सकता। और पेनल्टीज के बारे में, दंड क्या है इसके बारे में ये बात कही गई है कि डेटा सुरक्षा में लापरवाही पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। और डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन किया जाएगा, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन किया जाएगा, नया नियामक निकाय बनेगा जो जांच करेगा और दंड दे सकता है। यानी अब आधार समेत हर डिजिटल डेटा प्रोसेसर को कड़े प्राइवेसी नियम का अनुपालन करना होगा। अब बात करते हैं असली निगरानी की। असली निगरानी, सर्विलेंस का खतरा कहां पर है? आधार अपने आप में निगरानी नहीं है, आप ये समझिएगा, ये सिर्फ यस और नो ऑथेंटिकेशन करता है, लेकिन खतरे कहां हैं उसको भी समझना है। जब जरूरत से ज्यादा डेटा इकट्ठा किया जाए तब खतरा है। जब अलग अलग डेटाबेस लिंक करके किसी नागरिक का 360 डिग्री का प्रोफाइल तैयार किया जाए, जब अलग अलग डेटाबेस को लिंक करके किसी भी नागरिक का 360 डिग्री का प्रोफाइल तैयार किया जाए, और जब सिक्योरिटी कमजोर हो और डेटा लीक हो जाए तब भी दिक्कतें आएंगी। और जब राज्य को दी गई छूट बहुत व्यापक हो जाए तो ऐसे मामलों में क्या सुरक्षा उपाय हो सकते हैं? सुरक्षा उपाय हो सकते हैं मिनिमाइजेशन, कि कम से कम डेटा लेना, दूसरा मास्क्ड आधार का उपयोग करना, और तीसरा 6 महीने में लॉग्स को डिलीट करना, और चौथा वैकल्पिक पहचान का विकल्प देना। अब जो नागरिक हैं उनको लिए क्या सरल गाइड हो सकती है कि किन किन चीजों को वो कर सकते हैं और किन किन चीजों को उनको नहीं करना है, ये बहुत अहम है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ आसान आपको डूज और डोंट्स बता रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो पहला डू बता रहा हूं कि जहां पर भी संभव हो ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करें, जैसे कि QR, आधार XML का इस्तेमाल करें। दूसरा, बैंक और क्या करना है, बैंक और टेलीकॉम कंपनी अगर वो निजी क्षेत्र से है तो उसे अल्टरनेट KYC ऑप्शन मांगे। और क्या करना है, सहमति स्क्रीन जो कंसेंट स्क्रीन है उसको पढ़िएगा और वापस अपना डेटा वापस लेने का हक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं डोंट की, जो आपको नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। आधार कार्ड को व्हाट्सएप और ईमेल पर बिना मास्क किए कभी भी शेयर ना करें। आधार कार्ड को व्हाट्सएप और ईमेल पर बिना मास्क किए कभी भी शेयर ना करें। दूसरा, प्राइवेट कंपनियों को आधार जबरन मांगने ना दें, क्योंकि वे कानूनी तौर पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी अगर आधार कार्ड मांगे तो आप मना कर सकते हैं, उनको जबरन नहीं मांग सकते। वो अगर आप अपनी सहमति से देना चाहें तो वो ले सकते हैं।
क्योंकि कानूनी रौब से अब निजी कंपनियां आपका आधार नहीं मांग सकती। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी राय बहुत जरूरी है। अगर आपको आधार सुरक्षा में केवल एक उपाय चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? जो आपके आधार लॉग्स हैं वो 6 महीने में डिलीट करवाना या फिर बैन प्राइवेट मैंडेट? आपका जो भी विचार है वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। अब जो भी स्टूडेंट कानून की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपका प्राइवेसी से रिलेटेड कोई केस लॉ आता है या ऐसे आता है, तो आपको ध्यान ये देने की जरूरत है जुडिशरी और लॉ एग्जाम में आपको किन पॉइंट्स का ध्यान देना है। जब ये सवाल आएगा तो आपको गोपनीयता का अधिकार 2017 पर पुट्टा स्वामी जजमेंट के बारे में लिखना है, फिर आधार एक्ट 2016 का सेक्शन 7 के बारे में बताना है कि वेलफेयर डिलीवरी में आधार का उपयोग हो सकता है, और फिर उसके बाद आपको आधार जजमेंट 2018 के बारे में बताना है, स्पेसिफिकली धारा 57 और 6 महीने का डाटा रिटेंशन, पैन आधार लिंक, इन सभी बातों के बारे में, और 2019 के अमेंडमेंट के बारे में बताइएगा, फिर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के साथ बताइएगा। अब हम अपने अंत में विश्लेषण की तरफ चलते हैं और निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो साफ ये है कि आधार अपने आप में निगरानी नहीं है। ये तभी निगरानी बन सकता है जब हम सीमाएं भूल जाएं, ज्यादा डेटा देने लग जाएं और ज्यादा डेटा लेने लग जाएं, लॉग्स ना मिटाएं 6 महीने के बाद, या प्राइवेसी जबरदस्ती करना, प्राइवेट जबरदस्ती करना। सुप्रीम कोर्ट और संसद ने भारत को एक संतुलित रास्ता दिया है। लक्षित पहचान प्रणाली और प्राइवेसी कानून यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। संतुलन नाजुक है लेकिन संभव है। इसी के साथ जो ये हमारा सेशन है वो कंप्लीट होता है। अगर इस वीडियो ने आपके लिए आधार, निजता, गोपनीयता और सर्विलांस की धुंध साफ की है तो इसे लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, सभी के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करिएगा, और कमेंट में एक शब्द लिखिएगा बैलेंस्ड अगर आपको लगता है कि भारत संतुलन सही कर रहा है, और लिखिएगा फिक्स मोर अगर आपको लगता है कि कड़े उपाय करने चाहिए। और अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं और हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और यहाँ से आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट से भी एनरोल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।